हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, धीरे धीरे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है तो थोड़ा और सीरियस हो जाइए। ठीक है, ताकि लास्ट में आपको लोड ना पड़े उतना, तो इसलिए अभी से सीरियस होकर आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा चैप्टर चल रहा है, बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 वीडियो मैंने रिलीज़ किए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। बीच बीच से देख के कोई बहुत ज़्यादा हेल्प आपको होगी नहीं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो फिर ठीक है, फिर आप कहीं से भी देख लीजिए, जहाँ पे कहीं पे दिक्कत आ रही है वहीं पे देख लीजिए। अदरवाइज़ आप शुरू से देखेंगे तो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि वीडियो थोड़ा ना देखिए, पूरा देखिए। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आप सब्सक्राइब करने लगे हैं, आई एम हैप्पी, और लाइक भी करने लगे हैं। साथ में मुझे कमेंट भी भेजिए आप कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी और कौन सी चीज़ आपको लगता है कि और थोड़ा सा इसमें अगर आप सर बताते या इस तरह से बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अगर आप मुझे कमेंट भेजेंगे, अच्छे कमेंट भी, और कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो वाले कमेंट भी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर है आज का डिस्कशन। आज हमने ट्रांसफार्मर डिस्कस करना है। तो ट्रांसफार्मर को कैसे डिज़ाइन करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है, थोड़ी देर के लिए रोक के पहले ये देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की हमें ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखिए, हमारे पास 2 तरह की करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है और डायरेक्ट करंट है। और आपने ये डेली लाइफ में देखा होगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा लार्ज स्केल में, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हमेशा हम ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू डीसी। डीसी हमेशा स्मॉल स्केल में यूज होती है। आपने टॉर्च में सेल डाल दिया, मोबाइल में बैटरी है, कार की बैटरी है, स्मॉल स्केल में डीसी का एप्लीकेशन हम करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ लार्ज स्केल में आपको ज़रूरत है, आपको पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देनी है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, किसी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम ऑलवेज लार्ज स्केल में ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी को प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल में जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, तो आपको चीप पड़ती है। अब सवाल है कि चीप कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है चीप? इकोनॉमिक है कहते हैं, आपने देखा होगा बुक्स में भी लिखा है कि एसी का प्रोडक्शन इकोनॉमिक है, सस्ता पड़ता है। क्यों पड़ता है सस्ता? अगर आप देखें, हमने शुरू में चैप्टर में पढ़ा था एसी डायनेमो कैसे काम करता है, यानी एसी को हम जनरेट कैसे करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर सिंपल बात करूं, एक कॉइल होती है, उस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में आप रोटेट करते हैं। जब उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट कॉइल वो चेंज होता है टाइम के साथ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ कहता है कि इफ़ द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल चेंजेस विद टाइम, तो उससे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाती है, एंड दिस इज हाउ वी जनरेट द एसी। तो एसी जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाना है। अब सवाल है, उस कॉइल को घुमाने के लिए एनर्जी चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी। तो इस हिसाब से देखूं तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी आप दोगे और डायनेमो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे देगा, तो कोई फ़ायदा तो ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर जो मैकेनिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कॉइल को घुमाने की, अगर वो मैकेनिकल एनर्जी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए तो फ़ायदा ही फ़ायदा। और ये मैकेनिकल एनर्जी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है नेचर से। हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करके ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके लिए 3 तरह के पावर प्लांट आप लगाते हैं एसी को जनरेट करने के लिए, बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो मतलब पानी, वाटर, तो आप डैम बनाते हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट जिसमें आप कोल यूज़ करते हैं, कोयला। न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम को यूज़ करते हैं। ये तीनों आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। पानी नेचर ने अवेलेबल करा रखा है आपको इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। रिवर का पानी फ्लो करता है, ठीक है, तो ये नेचुरल रिसोर्स है। कोल, कोयला, ये भी नेचुरल रिसोर्स है। अर्थ में बहुत सारा कोल है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। न्यूक्लियर के लिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो भी आप अर्थ से ही निकालते हैं।
तो ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हूँ तो डेफिनेटली चीप पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी। अब दिक्कत क्या है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हर जगह तो अवेलेबल है नहीं। अब आपको डैम बनाने के लिए रिवर की ज़रूरत है, रिवर फ्लो कर रही है तो उस रिवर का रास्ता रोक के आपने डैम बना दिया, और रिवर जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई आपको पानी की दे रही है। वो बात ठीक है कि कभी ज़्यादा कभी कम, ड्राई वेदर में थोड़ा सा कम हो जाता है पानी रिवर्स में, रेनी सीजन में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई रिवर आपको पानी की देती है। अब रिवर हर जगह नहीं है। अच्छा, रिवर में भी क्या है कि आपको वो पानी हाइट में चाहिए, क्योंकि फिर हाइट में आप डैम बना के पानी को इकट्ठा करेंगे और उस पानी को जब नीचे गिराएंगे तो उस पानी की पोटेंशियल एनर्जी से ही उस कॉइल को घुमाएंगे, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। तो हाइड्रो पावर प्लांट आप हर जगह नहीं लगा सकते। एक तो वहाँ जहाँ पानी हो वो भी हाइट में हो, फिर उस पानी को स्टोर करके हाइट में एक कंट्रोल्ड मैनर में आप नीचे जो टरबाइन है, टरबाइन को घुमाते हैं, उस टरबाइन में कॉइल वॉइल होती है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप हाइड्रो पावर प्लांट हर जगह नहीं लगा सकते। इसी तरह से आप थर्मल पावर प्लांट भी हर जगह नहीं लगा सकते। थर्मल पावर प्लांट आप वहीं लगाएंगे जहाँ कोयला होगा, कोयले को बर्न करेंगे आप, उसकी हीट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे और उस स्टीम से फिर टरबाइन घुमाएंगे आप, यानी वो कॉइल को घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो थर्मल पावर प्लांट भी आप हर जगह नहीं लगा सकते, वहीं लगाएंगे जहाँ कोयला है। अब कोयला यहाँ है, थर्मल पावर प्लांट आप 500 किलोमीटर दूर लगा रहे, तो उस कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो जाएगा आपका। तो डेफिनेटली आप प्रेफर करेंगे जहाँ कोयला है वहीं पे आप थर्मल पावर प्लांट लगाएं। इसी तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो खैर आप कह सकते हैं साहब न्यूक्लियर पावर प्लांट तो कहीं भी लगा सकते, तो कहीं भी नहीं लगा सकते, तो और ज़्यादा खतरनाक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आप वहाँ लगाते हैं जहाँ पॉपुलेशन ना हो, क्योंकि इसके रेडिएशंस बड़े डेंजरस हैं। कहीं लीकेज हो गई तो दीज रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, इनफैक्ट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी के लिए हार्मफुल है। तो इसलिए हम हमेशा ये देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ लगेगा जहाँ पॉपुलेशन दूर दूर तक ना हो, ताकि इसकी लीकेज से, इसके रेडिएशन से बचा जा सके। तो कंक्लूजन ये निकला डिस्कशन का कि ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट को लार्ज स्केल में इकोनॉमिकली प्रोड्यूस किया जा सकता है, सस्ता पड़ेगा, उसके लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, इसलिए सस्ता पड़ेगा। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये प्लांट आप हर जगह नहीं लगा सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहीं और होगी और यूज़ कहीं और होगी। अब यूज़ तो हर जगह है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट तो हर जगह है। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पॉपुलेशन है, जहाँ शहर है, जहाँ आबादी है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप जनरेट हर जगह नहीं कर सकते। तो क्या हुआ कि जनरेट कहीं हो रही है, रिक्वायरमेंट कहीं और है, तो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। यही ऑप्शन है। अब जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वायर के थ्रू करेंगे, तो अब यहाँ से दिक्कत शुरू होती है ट्रांसफ़र करने से। तो जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या दिक्कत आती है, स्पेशली ऑल्टरनेटिंग करंट की बात अगर करूं तो वहाँ पे क्या दिक्कत आती है। पहली दिक्कत तो आती है आपकी क्या, स्किन इफेक्ट। हमने पढ़ा था स्किन इफेक्ट, कि हाई फ्रीक्वेंसी की एसी अगर है तो वो स्किन इफेक्ट को फॉलो करती है। का मतलब अगर ये वायर है, इसको अगर मैं वायर मान लूँ, ये वायर है, इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, और वो ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में फ्लो नहीं होती है, इनफैक्ट सरफेस की तरफ आने लगती है। सरफेस का मतलब स्किन, ठीक है। तो पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो नहीं होती फिर अगर हाई फ्रीक्वेंसी की एसी है, तो फिर सरफेस पे फ्लो होती है, और जब सरफेस पे फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस करना पड़ता है करंट को, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो जाता है। लेकिन स्किन इफेक्ट को मिनिमाइज करने का तरीका हमने ढूंढ लिया। हमने कहा ठीक है साहब, हम एक सिंगल वायर नहीं लेंगे, हम इस वायर को छोटे पतले पतले वायर से बहुत सारे थिन वायर का एक बंडल बना के इतना थिक कर लेंगे, और फिर
करंट की सप्लाई कर देंगे तो स्किन इफेक्ट आपका मिनिमाइज हो जाता है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब वायर आप घर में यूज़ करते हैं उसका प्लास्टिक कोटिंग हटाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे थिन वायर मिलेंगे, आपको एक सिंगल वायर नहीं मिलेगा, सिंगल वायर नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारे थिन वायर्स मिलते हैं, जिसको स्किन इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ये प्रिकॉशन लिया जाता है। स्किन इफेक्ट का सॉल्यूशन है हमारे पास। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है, मान लीजिए ये वायर है, इसमें आई करंट फ्लो होती है और इसका रेजिस्टेंस अगर आर है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है कि इस करंट से हीट प्रोड्यूस होगी। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? आई स्क्वायर आर टी, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। इस हीट को अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो एनर्जी का लॉस है। कहीं कहीं पे आप इस हीट को यूज़ कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, आप इलेक्ट्रिक आयरन घर में होती है तो इस हीटिंग इफेक्ट को आप यूज़ करते हैं, या गीज़र है या इलेक्ट्रिक केटल है, तो कहीं पर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये वायर के थ्रू आप इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो इस वायर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो तो कहीं यूज़ हो नहीं रही है, तो वो तो लॉस है। तो डेफिनेटली इस लॉस को आप कम करने की कोशिश करेंगे। अब इस लॉस को कैसे कम करेंगे? इस लॉस को कम करने के आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो है टाइम, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, करंट इन द वायर, 3 ऑप्शन है। अब टाइम का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई तो 24 आवर चाहिए, 24 घंटे चाहिए आपको। जितना ज़्यादा आए मतलब 24 घंटे में उतना बढ़िया है। आप ये तो नहीं है ना, तो टाइम को तो नहीं कम कर सकते, तो टाइम तो भैया आपको लगातार चाहिए। अब बचा आर, तो इस वायर का रेजिस्टेंस आप कैसे कम करेंगे? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब इस रेजिस्टेंस को कम करने के 3 ऑप्शन हैं कि या तो आप वायर की लेंथ कम कर दो। अब लेंथ को कैसे कम करोगे? मान लो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी यहां जनरेट कर रहे हो और यहां सप्लाई कर रहे हो, और ये डिस्टेंस मान लीजिए आपका 40 किलोमीटर है सपोज, तो 40 किलोमीटर लंबा वायर तो लगाना ही पड़ेगा, तो लेंथ के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अब बची थिकनेस ऑफ द वायर कि साहब वायर को थिक कर दो, तो कितना थिक करोगे? थिकनेस बढ़ाते जाओगे वायर की तो पता चला अपने ही लोड से वो टूट गया, तो थिकनेस की भी एक लिमिट है, तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं है। अब बची रेसिस्टिविटी। आप कहें साहब हम तो ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगी, तो कम रेसिस्टिविटी वाले मटेरियल बड़े एक्सपेंसिव हैं, कॉपर, और आगे चला जाऊँ तो सिल्वर, और आगे चला जाऊँ तो गोल्ड, तो सिल्वर और गोल्ड को तो भूल ही जाइए। इवन कॉपर भी आपको इतने लार्ज स्केल में, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में कॉपर भी यूज़ करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो कॉपर भी इतने लार्ज स्केल में, घर की जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, जो सर्किट होता है घर में, वहाँ तो आप कॉपर यूज़ कर लेते हैं, उतना तो एक्सपेंसेस आप बियर कर लेते हैं। लेकिन ये जो इतना लंबा वायर आप कॉपर का लगाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस को भी आप किसी हद तक कंट्रोल, तो हम क्या करते हैं फिर? कॉपर नहीं लगा सकते, सिल्वर गोल्ड तो बहुत दूर की बात है, तो क्या करते हैं फिर? एल्यूमिनियम पे जाते हैं हम। तो एल्यूमिनियम थोड़ा हल्का भी होता है, लाइट मटेरियल होता है, तो उसको हम लंबा वायर भी लगाएंगे तो उसका वेट कम होगा, तो अपने ही वेट से टूटने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं, तो इसलिए एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी ठीक ठाक है, कॉपर जितनी बढ़िया नहीं है, लेकिन ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी आप देखो बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं है। अब बचा तीसरा फैक्टर, वो है करंट। और ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है सबसे ज़्यादा करंट पे डिपेंड कर रही है, आई का स्क्वायर है। तो फिर आप अपना सारा फोकस लगाते हैं किस पे? कि करंट को कम करें। करंट कम होगी तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगी, लॉस भी कम होगा। अब यहाँ से कहानी हम शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन अगर आपने एसी का करना है तो करंट को कम रखिए, ठीक है। करंट कम तो लॉस भी कम, ट्रांसमिशन आपका उतना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। अब यहाँ से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। एसी सर्किट की बात करें तो VRMS IRMS cos फाई, फिर उसमें cos फाई भी आ जाता है, पावर फैक्टर कहते हैं। करंट को डिस्कस करना है हमने, ठीक है।
तो V इंटू आई अभी लेके चलते हैं। अब ये पावर प्लांट है, तो नॉर्मली जनरली जो होता है पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है वो करीब करीब 11 किलो वोल्ट पे होती है। इस वोल्ट पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं हम पावर प्लांट्स में। अब मान लीजिए ये पावर प्लांट है और ये टाउन है जहां आपको ये इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करनी है। यहाँ पर आप जनरेट कर रहे हैं, सप्लाई आपको यहाँ करनी है, ठीक है। और मान लीजिए इतनी थोड़ी देर के लिए 880 किलो वॉट आपको ट्रांसफर करनी है पावर। तो ये फॉर्मूला है P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो अगर मैं 11 किलो वोल्ट पे जनरेट कर रहा हूं और इतनी पावर मुझे ट्रांसफर करनी है, तो मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो कितनी पावर ट्रांसफर करनी है? 880 किलो का मतलब 10 टू द पावर 3। और कितने वोल्ट पे जनरेट किया आपने? इतने पे, और इसी पे मान लो आपने ट्रांसफर कर दी, तो 11 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू आई। आप सॉल्व करेंगे, आई इक्वल्स टू 80 एम्पियर आएगा, 80 एम्पियर। अब मान लीजिए जो वायर जा रहा है इसका रेजिस्टेंस R है, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी आई स्क्वायर आर टी। तो I कितना है? 80, 80 का स्क्वायर यानी 6400 R इंटू टी। इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, और ये जो हीट प्रोड्यूस होगी ये लॉस है, ये लॉस है। अब इस लॉस को हमें कम करना है। तो अगर मैं ये जो वोल्टेज है 11 किलो वोल्ट, तो मैं 11 किलो वोल्ट पे ट्रांसफ़र ना करके अगर मैं 110 किलो वोल्ट पे ट्रांसफ़र करता हूं, सुनते रहिए, अभी जनरेट इतने में किया लेकिन ट्रांसफर इतने में किया, ठीक है। तो क्या होगा देख लेते हैं। तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, P इक्वल्स टू V इंटू आई। पावर आपने उतनी ही भेजनी है, 880 किलो वॉट। तो किलो का मतलब फिर वही 10 टू द पावर 3। इस बार आप भेज रहे हैं 110 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट पे। तो अब अगर आप करंट फाइंड करते हैं तो ये 8 एम्पियर आएगी। अब 8 एम्पियर आ रही है, तो 8 एम्पियर के हिसाब से लॉस कितना होगा? अगर मैं फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो इस बार लॉस होगा 8 स्क्वायर 64 इंटू आर इंटू टी। और आप देखिए कि पहले वाला लॉस और अभी वाला लॉस 100 टाइम्स रिड्यूस हो गया। लॉस आपका 100 टाइम्स रिड्यूस हो गया। और वो इसलिए हुआ कि पहले जब करंट थी वो 80 एम्पियर थी, और अब जो करंट है वो 8 एम्पियर है। इसलिए जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी का करते हैं तो करंट को कम रखते हैं। लेकिन करंट को कम रखने के लिए आपको वोल्टेज बढ़ानी पड़ी, और ये काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर। इसलिए मैंने कहा पहले देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्या है। तो इस 11 किलो वोल्ट को 110 किलो वोल्ट में कौन कन्वर्ट करेगा? ट्रांसफार्मर। समझ गए? तो अब हम ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर बेसिकली काम क्या करता है, इसकी क्या ज़रूरत है वो हमने देखा। तो आप इस वोल्टेज को जितना ज़्यादा हाई रखेंगे करंट उतना कम होगी, और करंट जितना कम होगी लॉस उतना कम हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये भी देखा जाता है कि ये डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ये वोल्टेज आप उतना हाई रखेंगे। अभी आपने 110 किया, अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो और हाई कर दीजिए वोल्टेज, ताकि करंट और कम हो जाए। क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, वायर की लेंथ ज़्यादा है, तो आर बढ़ता जाएगा। आर बढ़ेगा तो लॉस भी बढ़ेगा, तो उस लॉस को कम करने के लिए करंट को और कम करना पड़ेगा, तो इस वोल्टेज को और हाई करना पड़ेगा आपको। अब यहीं पे एक बात और बता दूं, टाउन में ये आपका घर है, आपके घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आती है 220 वोल्ट पे आती है। हमारे घरों में जो एसी की सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट पे होती है। हालांकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ पे 110 या 120 वोल्ट पे भी होती है। हमारे यहाँ इंडिया में 220 वोल्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपने ट्रांसफ़र किया 110 पे, 110 किलो वोल्ट,
पे ट्रांसफ़र किया आपने, किलो, और यहाँ आपके घर में कितनी आ रही है, 220 वोल्ट, तो आपको फिर से एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी जो 11 को 110 में कन्वर्ट करेगा, और फिर एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी जो 110 को या किसी भी हायर वैल्यू को 220 पे कन्वर्ट करेगा। तो ट्रांसफार्मर दोनों काम करता है। आपको यहाँ भी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, यहाँ भी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, और इस ट्रांसफार्मर की वजह से ही एसी को हम इतना प्रेफरेंस दे पाते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। देखो आपने कहा साहब बहुत इकोनॉमिक होता है अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करना, बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमिक होता है इफ़ यू आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। आप अपने घर के बाहर जो जनरेटर लगाया उससे एसी जनरेट करेंगे तो घोड़े खुल जाएंगे आपके, पता चला 1 घंटे में इतना डीजल फूक गया, तो वो इकोनॉमिकल नहीं है। वो जो जनरेटर चलाने के लिए जो डीजल ला रहे हो उसमें पैसा जा रहा है, तो इट्स वेरी मतलब एक्सपेंसिव। लेकिन अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करके लार्ज स्केल में अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर आपके लिए इकोनॉमिक है। लेकिन सवाल है वहाँ तो प्रोड्यूस करना तो इकोनॉमिकल हो गया, पता चला ट्रांसफ़र करने में लॉस हो गया, फ़ायदा कुछ नहीं। सो दैट्स वाई दिस डिवाइस ट्रांसफार्मर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही ट्रांसफार्मर है जो एसी को इतना प्रेफरेंस हम देते हैं। तो एसी बेसिकली ट्रांसफार्मर की वजह से टिकी हुई है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और मैं इसको क्लियर कर दूं कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली करता क्या है। तो लेट्स सी। तो मान लीजिए ये पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। अभी मैं पावर फैक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, अभी V और I में बात कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है ट्रांसफार्मर को हमें देखना है कि बेसिकली क्या करता है। तो 10,000 वॉट पावर आपको ट्रांसफर करनी है। मान लीजिए वॉट होता है जूल पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी आपको ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम्पल, 10,000 वॉट। अब ये देखो पावर जो है वो V और I के कॉम्बिनेशन में है, V और I का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो 10,000 वॉट की पावर है ये मेरे पास इस कॉम्बिनेशन में हो सकती है 10,000 वोल्ट 1 एम्पियर करंट, ऐसे हो सकती है। मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आएगा, या मैं कहूँ कि साहब ये 40,000 वोल्ट 1/4 एम्पियर करंट, फिर आपका 10,000 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। V और I का वैल्यू बदल रहा हूँ मैं, या आप कहें साहब ये 100 वोल्ट, जस्ट टेकिंग एज एन एग्जाम्पल। आप ऐसे ना समझें कि ऐसा ही होता है, खाली एक समझाने के लिए मैं ये नंबर्स ले रहा हूँ। अब देखिए 100 वोल्ट और 100 एम्पियर मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10,000। अगर इसको देखूं तो इसे मैं क्या बोलूँगा, इस कॉम्बिनेशन को मैं बोलूँगा लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज। करंट लो है, वोल्टेज हाई है, 40,000 वोल्ट और 1/4 एम्पियर करंट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज। अगर इसे देखूं, हालांकि यहाँ भी 100 है वहाँ भी 100 है, लेकिन 100 एम्पियर, एम्पियर इज अ बिग यूनिट ऑफ करंट और वोल्ट जो है वो छोटी यूनिट है। तो भले ही न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, फिर भी इसको मैं बोलूँगा हाई करंट ऑफ लो वोल्टेज। ये अब ट्रांसफार्मर की बात करता हूं। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। क्या ट्रांसफॉर्म करता है, तो ट्रांसफार्मर इसको ऐसा या इसको ऐसा बना सकता है। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना हो या समझना हो कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि इट कैन कन्वर्ट, इट कैन ट्रांसफॉर्म लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज इनटू हाई करंट ऑफ लो वोल्टेज और वाइस वर्सा। यानी इसको ऐसा बना सकता है और इसको ऐसा भी बना सकता है। ये काम है ट्रांसफार्मर का। कभी कभी हम ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को अप या डाउन करता है। बिल्कुल करता है, वोल्टेज को अप भी कर सकता है, डाउन भी कर सकता है, लेकिन वही रिवर्स इफेक्ट करंट पे भी पड़ता है। करंट पे भी रिवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए मैंने पूरा लिखा है, लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज को हाई करंट ऑफ लो वोल्टेज में, या इसका उल्टा। ये ट्रांसफार्मर का काम है। लेकिन पावर एक जैसी, जो पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट में वही पावर ट्रांसफार्मर के आउटपुट में, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो। और आइडियल कोई चीज़ होती नहीं है,
राइट। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर में बात करें तो देखो पावर को चेंज नहीं कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 10,000 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 10,000 आएगा। तो अगर मैं ट्रांसफार्मर के इनपुट में ये दे रहा हूँ और आउटपुट में मुझे ये मिल रहा है तो ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हाई वोल्टेज लो में कन्वर्ट हो गई और लो करंट हाई में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। लेकिन पावर जो है वो सेम है, जो इनपुट की पावर है वही आउटपुट की पावर है। तो ट्रांसफार्मर में दो बातें याद रखना, इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम रहती है, दूसरा फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, डिज़ाइन कैसे करते हैं और क्या उसका प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ट्रांसफार्मर कैन कन्वर्ट लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज इनटू हाई करंट ऑफ लो वोल्टेज और वाइस वर्सा, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, हर डिवाइस का एक प्रिंसिपल होता है, तो डेफिनेटली ट्रांसफार्मर का भी प्रिंसिपल होगा। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब डिजाइन क्या है, कंस्ट्रक्शन बनाते कैसे हैं। तो ट्रांसफार्मर अगर वैसे अब अगर आप देखें तो बड़ी सीधी सादी सी डिवाइस है, ज़्यादा तामझाम नहीं है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, सॉफ्ट आयरन कोर, और ये लैमिनेटेड आयरन कोर होती है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है और लैमिनेटेड है। लैमिनेटेड का मतलब है कि इस कोर को आपने थिन प्लेट्स लेके बनाया है, थिन प्लेट्स लेके, पतली पतली प्लेट लेके आपने इसको बनाया है, जितनी थिकनेस आपको चाहिए। जैसे अभी आपके सामने नोटबुक रखी है, तो नोटबुक आपकी जो है इतनी थिक अगर नोटबुक है तो वो नोटबुक बहुत सारी थिन प्लेट से यानी शीट से मिलके बनी है, तो वैसे बना होता है। तो इसमें बहुत सारी थिन प्लेट्स होती, ये थिन प्लेट से आपने लैमिनेटेड आयरन कोर बना रखी है और हर दो प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल आपने लगा रखा है। जैसे ऑयल लगा दीजिए या वैक्स लगा हो या पेपर लगा हो, अलग अलग ट्रांसफार्मर में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज़ करते हैं, लेकिन हर दो शीट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है ना। और ये क्या याद आ रहा है, एडी करंट। एडी करंट को मिनिमाइज करने का तरीका था ये लैमिनेटेड ब्लॉक। तो इसको हमने सॉलिड ब्लॉक नहीं लेना है, प्लेट से मिला के बनाना है, जितनी थिकनेस चाहिए तो उस एक एक प्लेट लगाते रहिए और हर दो प्लेट के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल डालते रहिए। ये आपकी लैमिनेटेड आयरन कोर है। तो एक तो ये हो गया, सॉफ्ट आयरन की लैमिनेटेड कोर हो गई, ठीक। अब इसमें हमारे पास कॉपर वायर की दो कॉइल बनाते हैं। अब मैं इसको ऐसे ना बना के थोड़ा सा डायग्राम हमारा सिंपल बन जाए, तो उसके लिए मैं इसको हटा देता हूं और मैं इस लैमिनेटेड आयरन कोर का क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं यहां पे। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है लैमिनेटेड आयरन कोर का, ये। अब इसमें कॉपर वायर की दो कॉइल होती हैं, एक कॉइल आपकी ये है, दिस इज वन कॉइल, और ये आपकी दूसरी कॉइल है, ठीक है। ये दो कॉइल हो गई आपकी कॉपर वायर की। ठीक, इन दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न अलग अलग होते हैं। इसमें से एक कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, एक को सेकेंडरी कहते हैं। तो P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। अब सवाल है कि प्राइमरी कौन और सेकेंडरी कौन। तो जिस कॉइल में आप इनपुट दे रहे हैं वो प्राइमरी, और जहां से आप आउटपुट लेने वाले हैं वो आपकी सेकेंडरी। तो दोनों कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू कॉइल्स आर डिफरेंट।
क्यों होते हैं वो बाद में देखेंगे। और थिकनेस ऑफ द वायर भी डिफरेंट होता है। थिकनेस ऑफ वायर ऑफ द टू कॉइल्स, ये भी डिफरेंट होता है। एक कॉइल को आप थिक वायर से बनाते हैं और एक को कंपैरेटिवली थिन वायर से बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी बाद में देखेंगे। ये ट्रांसफार्मर है। अब सवाल है काम कैसे करेगा, वर्किंग। तो वर्किंग समझना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद हो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में भी म्यूचुअल इंडक्शन याद हो कि जब दो कपल्ड कॉइल आपस में लेते हैं आप, कि दो कॉइल हैं और आपस में कपल्ड हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो और वही मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल से पास होता है जब, तो पहली कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसको आप म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब आपस में जो इंडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना कैसे होगा। अब देखिए, अगर ये इनपुट है, मतलब ये प्राइमरी कॉइल है, तो यहाँ पर आप इनपुट देंगे, तो इनपुट आपका क्या है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर एक बात बता दूं, क्योंकि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है तो ट्रांसफार्मर सिर्फ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए काम करता है, डीसी के लिए नहीं करता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में अगर मैं आपको याद दिलाऊं, उस पूरे चैप्टर में एक सिंगल वर्ड बार बार यूज हो रहा था। क्या था वो सिंगल वर्ड? वो सिंगल वर्ड था चेंज। इसको चेंज हो कर दोगे ऐसा हो जाएगा, इसको चेंज कर दोगे ऐसा हो जाएगा, बार बार चेंज वर्ड आ रहा था। बिना चेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो सेल्फ इंडक्शन हो चाहे म्यूचुअल इंडक्शन हो, चेंज बहुत जरूरी है। अब डायरेक्ट करंट तो कांस्टेंट करंट होती है, तो उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन नहीं होगा। इसलिए ट्रांसफार्मर क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन पे काम कर रहा है, और म्यूचुअल इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक स्पेशल केस है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा फिनोमेना चेंज पे टिका हुआ है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट तो वेरी करती रहती है, डायरेक्ट करंट कांस्टेंट होती है, तो डायरेक्ट करंट के लिए काम नहीं करेगा, ये एसी के लिए काम करेगा। तो ये इनपुट है जो कि डेफिनेटली एसी है। अब क्या होगा कि इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो आपने यहाँ पे अप्लाई की, उसकी वजह से इस प्राइमरी में एक करंट फ्लो होगी, और वो करंट डेफिनेटली वेरिएबल करंट होगी, ऑल्टरनेटिंग करंट होगी। ये आपके ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑल्टरनेटली चेंज हो रही है, वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। तो जब ये वेरिएबल करंट इस में फ्लो होगी प्राइमरी में, तो इस करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और डेफिनेटली वो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा होगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ गया, मान लीजिए इधर को आ गया ये। अब यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर का रोल आता है। सॉफ्ट आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बट दिस इज नॉट द ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसलिए ये क्वेश्चन बनेगा कि भाई वाई सॉफ्ट आयरन ओनली, आपके पास और भी तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, आपने बाकी क्यों नहीं लिया, आपने सॉफ्ट आयरन ही क्यों लिया, वो बाद में देखेंगे। लेकिन सॉफ्ट आयरन जैसे मैंने कहा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और आप जानते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है। परमिएबिलिटी, एबिलिटी टू परमिट, एंड एबिलिटी टू परमिट व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड ये प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट जो इसमें फ्लो हो रही है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की को ये सॉफ्ट आयरन कोर कैरी करके इस सारे मैग्नेटिक फील्ड को, ऑलमोस्ट सारे मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करके ये सेकेंडरी तक ले जाएगी। ये सॉफ्ट आयरन कोर आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज हो गया मतलब इन मैग्नेटिक लाइंस को या इस मैग्नेटिक फील्ड को ये ट्रांसफर कर देगा सेकेंडरी में। परमिएबिलिटी हाई है, सो इट विल कैरी दीज मैग्नेटिक लाइंस। या आप कहिए कि सॉफ्ट आयरन कोर आपकी मैग्नेटाइज हो जाएगी, तो मैग्नेटाइज हो जाएगी तो ये मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से भी पास होंगी सेकेंडरी से। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल, क्योंकि करंट कैसी है, वेरिएबल, तो वेरिएबल करंट से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो यहाँ भी और यहाँ भी वेरी करेगा।
अब जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो एक ईएमएफ यहाँ इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी में और एक करंट आ जाएगी सेकेंडरी में और वही आपका आउटपुट होगा वही आपका आउटपुट हो जाएगा। दिस इज हाउ द ट्रांसफार्मर वर्क्स। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने यहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाई की जिसकी वजह से एसी करंट प्राइमरी में फ्लो हुई, इस करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपकी ये पूरी सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हो गई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका कैरी करके इधर भी ले जाएगी, सेकेंडरी पे भी पास होगा। तो क्योंकि ये करंट वेरी कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो यहाँ भी वेरी कर रहा है, यहाँ भी। तो यहाँ जब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा तो इसकी वजह से एक ईएमएफ यहाँ इंड्यूस हो जाएगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगी, इसी को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और जो ईएमएफ सेकेंडरी में इंड्यूस होगा या जो करंट इंड्यूस होगी सेकेंडरी में, वही आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुई बात थ्योरेटिकल। अब इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर देते हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स क्या इन्वॉल्व करते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो अब आप मान लीजिए कि से एवरेज फ्लक्स पासिंग थ्रू, एवरेज फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ ईदर कॉइल, इट्स से फाई। अब यहां पे ध्यान रखना, अगर मैं बिल्कुल आइडियल केस लेके चलूं, आइडियल, तो फिर तो ये कह सकता हूं कि प्राइमरी के एक टर्न से जितना फ्लक्स पास हो रहा है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी के भी एक टर्न से पास होगा आइडियल केस में। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ना तो प्राइमरी के हर टर्न से एक जैसा फ्लक्स पास होगा, ना सेकेंडरी के हर टर्न से एक जैसा फ्लक्स पास होगा। उसका रीज़न है, आपने पढ़ा होगा जो सोलोनॉइड होता है, सोलोनॉइड है ना, यहाँ पे हमारे पास दो सोलोनॉइड हैं, एक ये और एक वो। तो जो सोलोनॉइड होता है, अगर आइडियल सोलोनॉइड है तब तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है तो इसके हर टर्न से एक जैसा फ्लक्स पास होगा। लेकिन आइडियल तो कोई चीज़ होती नहीं है, तो सोलोनॉइड भी आइडियल तो होगा नहीं, तो आइडियल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर इसी सोलोनॉइड के अंदर एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा, और ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है डेफिनेटली। और ये भी आपको याद होगा कि सोलोनॉइड में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, एजेज की तरफ कम होता जाता है, तो इसलिए इसके हर टर्न से एक जैसा फ्लक्स पास नहीं होगा। इसलिए मैंने वर्ड लिखा है एवरेज। तो एवरेज फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ ईदर कॉइल, मान लीजिए कितना है, फाई। तो इसके भी एक टर्न का फ्लक्स फाई ले लेते हैं और इसके भी एक टर्न का फ्लक्स फाई ले लेते हैं। लेकिन ये एजम्पशन हमने हवा में नहीं किया है, हवा में नहीं किया है। सिचुएशन ऐसी है कि इसके एक टर्न से जितना फ्लक्स पास होगा ऑलमोस्ट उतना ही इसके भी एक टर्न से होगा, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सेम नहीं होगा। तो आप मान लीजिए फाई है, तो अब अगर ये फ्लक्स फाई है एक टर्न का, दोनों कॉइल में किसी भी एक टर्न का फ्लक्स अगर फाई है, तो अब आप बताओ कि टोटल फ्लक्स थ्रू प्राइमरी, टोटल फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कितना होगा, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में इतने टर्न से एनपी और एक टर्न से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो एनपी फाई। इसी तरह से टोटल फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कितना होगा, सेकेंडरी में कितने टर्न से, एनएस, तो एक टर्न का फ्लक्स फाई, तो एनएस टर्न से एनएस इंटू फाई। अब आता है फेराडे का सेकेंड लॉ, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये हमारा फेराडे का सेकेंड लॉ है। इस लॉ को अगर मैं प्राइमरी के लिए अप्लाई करूं, प्राइमरी कॉइल के लिए, ठीक है, तो कितना होगा, तो प्राइमरी कॉइल के लिए लिखूंगा ई पी इक्वल्स टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। थोड़ा शॉर्टकट करा है मैंने, वैसे तो फाई की जगह क्या आना चाहिए था, एन पी फाई। अब नंबर ऑफ टर्न का टाइम से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैंने एन पी को बाहर निकाल दिया, डी फाई बाई डी टी रह गया।
इसी तरह से सेकेंडरी के ईएमएफ की बात करूं तो माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी होगा, यहां भी एन एस बाहर आ जाएगा। अगर इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं ई पी अपॉन ई एस तो डी फाइव बाई डी टी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या एन पी अपॉन एन एस। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब फिर वही बात जो मैंने बताई शुरू में कि ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म करता है, हाई वोल्टेज को लो में, लो करंट को हाई में कर रहा है, लेकिन पावर एक जैसी है आइडियल केस में, पावर सेम, ठीक है। तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर ट्रांसफॉर्मर की इक्वल इन आइडियल सिचुएशन। तो हमने लिखा इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर, ये होगा। अब इनपुट पावर का फॉर्मूला V इंटू आई ये होता है, तो इनपुट पावर लिखूंगा इनपुट का ईएमएफ, इनपुट की करंट, और आउटपुट लिखूंगा आउटपुट का ईएमएफ, आउटपुट की करंट। यहां से आपको फिर से ईपी अपॉन ईएस मिलेगा कितना, आईएस अपॉन आईपी। ये आपकी सेकंड रिलेशन हो गया। अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दूं, वहां भी लेफ्ट हैंड साइड में ईपी अपॉन ईएस है और यहां भी लेफ्ट हैंड साइड में ईपी अपॉन ईएस है। अगर इसको कंबाइन कर दूं तो मैं इस पूरे को लिख सकता हूं ईपी अपॉन ईएस इक्वल्स टू आईएस अपॉन आईपी इक्वल्स टू एनपी अपॉन एनएस। ये हमारे पास एक रिलेशन आया जिसमें एनपी अपॉन एनएस ये जो रेशियो है इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और ये बड़े काम की चीज है। ये क्या काम की चीज है कि यही रेशियो डिसाइड करेगा कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। कौन से, हाई करंट ऑफ लो वोल्टेज इनटू लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज, या इसका उल्टा। तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है या होगा वो ये रेशियो डिसाइड करेगा। तो देख लेते, तो लेट्स सी। तो देखिए ये रिजल्ट निकल के आया आपको, जिसमें मैंने कहा ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ठीक है। तो पहला केस कि अगर NP मोर देन NS है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा, सेकेंडरी में कम, मान लीजिए ऐसा है। तो अगर NP NS से ज़्यादा है, ठीक, तो फिर क्या होगा, EP भी ES से ज़्यादा होगा और IS भी IP से ज़्यादा होगा। EP मोर देन ES, IS मोर देन IP, NP मोर देन NS। अब आप देखो प्राइमरी की बात करूं, अगर प्राइमरी कॉइल की, प्राइमरी की वोल्टेज हाई है, देखो E इज मोर देन ES, यानी प्राइमरी की वोल्टेज हाई है, जबकि प्राइमरी की करंट कम है। तो करंट कम है प्राइमरी में और वोल्टेज हाई है, यानी प्राइमरी में क्या है आपके पास, लो करंट है ऑफ हाई वोल्टेज, ऐसा है। सेकेंडरी की बात करूं, सेकेंडरी कॉइल में क्या है, सेकेंडरी में देखो ईएमएफ यानी वोल्टेज कम है लेकिन करंट हाई है, तो हाई करंट है ऑफ लो वोल्टेज। ये देखिए ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम ज़्यादा है और सेकेंडरी में कम है तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा वाला होगा, लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज इनटू हाई करंट ऑफ लो वोल्टेज होगा। सेकेंड केस, केस नंबर 2, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि NP लेस देन NS हो। तो अगर NP लेस देन NS है तो EP भी लेस देन ES होगा और IS भी लेस देन IP होगा। फिर से अगर मैं देखूं प्राइमरी में, देखूं प्राइमरी के लिए, तो देखो प्राइमरी की करंट ज़्यादा है, वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम है, करंट ज़्यादा है, यानी हाई करंट ऑफ लो वोल्टेज, हाई करंट ऑफ लो वोल्टेज, ये तो हो गया प्राइमरी का। सेकेंडरी में देखो तो देखो सेकेंडरी की वोल्टेज ज़्यादा है, करंट कम है, यानी लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज, ये सेकेंडरी में है। यानी इस बार ट्रांसफॉर्मेशन उल्टा हो गया। तो जो पहला वाला केस है
जिस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में ज़्यादा टर्न्स होंगे, सेकेंडरी में कम होंगे, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप डाउन। और जिसमें नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में कम, सेकेंडरी में ज़्यादा, इसको स्टेप अप कहते हैं। और ये जो अप और डाउन है ये वोल्टेज के हिसाब से बात होती है। पहले केस में आप देखिए हाई वोल्टेज लो में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए स्टेप डाउन बोल देते हैं। दूसरे केस में लो वोल्टेज हाई में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए स्टेप अप बोलते हैं। और यहीं पे वो कन्फ्यूजन रहता है कि ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को अप और डाउन कर रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ वोल्टेज को नहीं कर रहा। अब तो आप देख रहे हैं वोल्टेज को हाई कर रहा है तो करंट को लो कर दे रहा है, वोल्टेज को लो कर रहा है तो करंट को हाई कर दे रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। लेकिन ये नाम जो आपने दिए वोल्टेज के हिसाब से दिए हैं। और ये भी देख लेते हैं कि अगर दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न बराबर होते तो कुछ नहीं होता, तो फिर EP ES बराबर होता, IS IP भी बराबर होता, किसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न इक्वल तो नहीं होंगे, ये बात पक्की है। अब ये देख लेते हैं कि दोनों कॉइल में वायर की थिकनेस का डिफरेंस क्यों होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, देखिए R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। और करंट और रेजिस्टेंस का उल्टा रिलेशन है, ये भी आपको पता है। तो अगर थिक वायर होगा, वायर अगर थिक होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट हाई होगी। तो यहां आप देखो आपकी प्राइमरी में करंट लो है, यानी प्राइमरी में आपको करंट कम चाहिए। तो कम करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस हाई होने के लिए वायर आपका थिन होना चाहिए। तो इस केस में प्राइमरी में जो कॉइल होगी वो थिन वायर से बनी होगी और सेकेंडरी वाली थिक वायर से बनी होगी, क्योंकि यहाँ आपको करंट ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस कम होने के लिए वायर की थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए भी दोनों कॉइल में वायर की थिकनेस डिफरेंट होती है। ये है। इसके अलावा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोला आपने इसको NP अपॉन NS, तो मैंने आपको बताया कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ये रेशियो डिसाइड करेगा। इसके अलावा ये जो रेशियो है ये और क्या डिसाइड करता है ये भी आप देखो, ठीक है। तो देखिए ये मैंने थोड़ा सा बनाया है, देखिए ये ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल है। किसी सर्किट में ट्रांसफार्मर को जब हम बनाते तो ऐसे दिखाते हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पहचान क्या है, स्टेप डाउन में प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा, सेकेंडरी में कम, और स्टेप अप में प्राइमरी में कम, सेकेंडरी में ज़्यादा, ठीक है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा स्टेप अप है कौन सा स्टेप डाउन है। अब मैं जो ये बता रहा था, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये डिसाइड करता है कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये तो बात हो गई। इसके अलावा ये रेशियो ये भी डिसाइड करता है कि मैक्सिमम पावर इनपुट से आउटपुट में कैसे ट्रांसफर होगी, या कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। एक टर्म आता है ट्रांसफार्मर के लिए, शायद कम सुना होगा आपने ये टर्म, लेकिन ध्यान रखना इम्पीडेंस मैचिंग। देखिए ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में पावर कंजम्पशन VRMS IRMS और साथ में एक एडिशनल फैक्टर है cos फाई, जबकि cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है R अपॉन Z, जिसमें Z क्या है, इम्पीडेंस। तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होने के लिए ये फैक्टर भी इन्वॉल्व है R अपॉन Z cos फाई, जिसमें जेट क्या है, इम्पीडेंस, और आर क्या है, रेजिस्टेंस। अब जैसे पावर फैक्टर अगर मैं आउटपुट के लिए बात करूं तो आउटपुट का रेजिस्टेंस, आउटपुट का इम्पीडेंस। इनपुट के लिए बात करूं तो इनपुट का रेजिस्टेंस, इनपुट का इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस मैचिंग में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कहीं पे ये बात आ सकती है, तो जितना ज़रूरी है उतना। तो इम्पीडेंस मैचिंग क्या है कि इनपुट और आउटपुट के इम्पीडेंस की मैचिंग ज़रूरी है फॉर द मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, और उसके लिए आपका इनपुट और आउटपुट के रेजिस्टेंस में ऐसा रिलेशन होना चाहिए, राइट। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट, यानी प्राइमरी वाले साइड का रेजिस्टेंस, और आउटपुट मतलब सेकेंडरी वाले साइड का रेजिस्टेंस। तो इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस में ये रिलेशन जब होता है, जिसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ रहा है, तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑल्सो हेल्प्स फॉर द इम्पीडेंस मैचिंग। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग, कि इम्पीडेंस मैचिंग से आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इंश्योर कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना।
अब बात करते हैं एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की। तो एफिशिएंसी की बात अगर करें तो एफिशिएंसी नॉट ओनली ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, और किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी आप आउटपुट अपॉन इनपुट डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला है। आउटपुट अपॉन इनपुट डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आउटपुट क्या, इनपुट क्या, तो आप यहाँ पे आउटपुट पावर इनपुट पावर लिख सकते हैं, आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी भी लिख सकते हैं, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क भी लिख सकते हैं, कई तरह से लिखते हैं। यहाँ पर हम पावर की बात कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की होगी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, राइट। तो अब आउटपुट पावर क्या है, आउटपुट की वोल्टेज, आउटपुट की करंट। इनपुट पावर क्या है, इनपुट की वोल्टेज, इनपुट की करंट इनटू 100। ये ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 80% तक होती है, जो कि बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। इट्स अ वेरी गुड एफिशिएंसी 80%, डिस्पाइट ऑफ मेनी लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर। बहुत तरह के लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में, लेकिन फिर भी इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। ऐसा क्यों? तो हम बात करते हैं कि कितने तरह के लॉसेस ट्रांसफार्मर में हो सकते हैं। ठीक है, देखिए सारे लॉसेस मैंने लिख दिए हैं। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, पहला लॉस मैग्नेटिक लॉस। मैग्नेटिक लॉस मैंने लिखा है लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हुआ क्या, प्राइमरी में आपने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की तो उससे एक ऑल्टरनेटिंग करंट आई, उस ऑल्टरनेटिंग करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड आया। ठीक है, अब क्या ये मैग्नेटिक फील्ड 100% यूटिलाइज हो पाएगा? नहीं, थोड़ा बहुत लॉस होगा, सारा का सारा सेकेंडरी से तो जाएगा भी नहीं। आपने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्शन टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक टर्म आती थी कपलिंग। कितनी अच्छी कपलिंग है, तो अच्छी कपलिंग कब होती है? जब एक का मैग्नेटिक फील्ड 100% दूसरी कॉइल से पास हो रहा हो, तो आप कहते हैं साहब ये आइडियल कपलिंग है, और उसमें कपलिंग कांस्टेंट कितना आता था? 1। लेकिन वो आइडियल सिचुएशन में था और ऐसा कभी होता नहीं है। अदरवाइज कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही होती है। आपको याद आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा होगा। तो कितनी बढ़िया कपलिंग आप दो कॉइल्स की कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड 100% यूटिलाइज म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना में नहीं होता है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी में प्रोड्यूस हुआ वो 100% यूटिलाइज नहीं होगा, थोड़ा बहुत वेस्टेज जरूर होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का लॉस मतलब एनर्जी का लॉस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी लगती है। आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? करंट से करते हैं, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो करंट के लिए एनर्जी लगी, तो एनर्जी से करंट आई, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आया। तो आप मैग्नेटिक फील्ड 100% यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, का मतलब एनर्जी भी 100% यूज नहीं हो रही है, तो लॉस हो गया एनर्जी का। आयरन लॉस, आयरन लॉस मतलब सॉफ्ट आयरन कोर आपका जो है वो कॉन्स्टेंटली वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए काम करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट क्या प्रोड्यूस करेगी? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो सॉफ्ट आयरन कोर कॉन्स्टेंटली वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आयरन कोर में एडी करंट डेवलप हो जाती है, और वो एडी करंट किसी काम की नहीं, आप उनको यूज तो कर नहीं रहे हो उस करंट को। तो करंट का लॉस मतलब एनर्जी का लॉस, तो एडी करंट की वजह से लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस, अब करंट कैसी है? ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट मान लो ऐसे गई, नेगेटिव हाफ साइकिल में ऐसे गई, तो इस करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इधर प्रोड्यूस हुआ, तो अपोजिट डायरेक्शन की करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट हो गया, है ना। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, तो उस ऑल्टरनेटिंग करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी डायरेक्शन बदल रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड से आपकी सॉफ्ट आयरन कोर अगर मैग्नेटाइज होती है तो फिर इस मैग्नेटिक फील्ड से डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। ये भी हमने पढ़ा है, किसी मटेरियल को आप कैसे मैग्नेटाइज करते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो मैग्नेटाइज हो जाता है, और उसी को डीमैग्नेटाइज करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा कर दीजिए तो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो यहाँ तो ऐसा बार बार हो रहा है, लगातार ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, तो उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कभी इधर कभी इधर। अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज करेगा तो अपोजिट वाला डीमैग्नेटाइज करेगा। तो आपका जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो एक मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के साइकिल में फंसा हुआ है, बार बार मैग्नेटाइज हो रहा है, बार बार डीमैग्नेटाइज हो रहा है, फिर मैग्नेटाइज हो रहा है, जिसको आप रीमैग्नेटाइजेशन कह सकते हैं।
तो ऐसा बार बार हो रहा है। और मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, जब कोई मटेरियल मैग्नेटाइज होता है तो क्या होता है, उसके जो डाइपोल्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। अगर उसके सारे डाइपोल या मेजॉरिटी ऑफ डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो आप कहते हैं साहब मैग्नेटाइज हो गया। और डीमैग्नेटाइज में क्या होता है कि उन डाइपोल्स का जो अलाइनमेंट है वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, रेंडमनेस आ जाती है, तो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो अब देखो डाइपोल बार बार घूम रहे हैं एक डायरेक्शन में, फिर रैंडम हो जा रहे हैं, फिर घूम रहे हैं, फिर रैंडम हो जा रहे हैं, तो इसमें एनर्जी लगेगी, डाइपोल को घुमाने में एनर्जी लगेगी। तो कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन जो आपके सॉफ्ट आयरन कोर का हो रहा है उसकी वजह से भी लॉस होता है, जिसको आप हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। ठीक है, अभी मैं इस पे और आऊंगा थोड़ा सा। फिर है कॉपर लॉस। तो ठीक है, आपने कॉपर वायर की कॉइल बना रखी है, लेकिन फिर भी उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो कॉइल में जब करंट फ्लो होगी तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट का कोई यूज तो हो नहीं रहा है ट्रांसफार्मर में, तो लॉस ऑफ हीट का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। और हमिंग लॉस, तो जब ट्रांसफार्मर काम करता है तो हल्का फुल्का साउंड प्रोड्यूस होता है, तो साउंड एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि साहब इतने तरह के लॉसेस हो रहे हैं, 5-5 तरह के लॉसेस हो रहे हैं, फिर भी अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है 80%, तो इतनी बढ़िया एफिशिएंसी इतने लॉसेस होने के बाद कैसे हो जा रही है? तो हर तरह के लॉस का प्रिकॉशन आपने ऑलरेडी ले रखा है। मैग्नेटिक लॉस बहुत कम होता है, ठीक है ना। जिस तरह का अरेंजमेंट ट्रांसफार्मर में आपने कर रखा है, जिस तरह की कपलिंग आपने कर रखी है, सॉफ्ट आयरन कोर पे आपने दोनों कॉइल बना रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का लॉस बहुत कम होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ के रखता है, तो ज़्यादा इधर उधर जाएगा नहीं मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लॉस होगा नहीं। आयरन लॉस, एडी करंट। एडी करंट का आपने इलाज पहले से कर रखा है। आपने लेमिनेटेड आयरन कोर ले रखी है, प्लेट से बना रखी है, हर 2 प्लेट के बीच में आपने इंसुलेटिंग मटेरियल, तो एडी करंट तो पेनिट्रेट करती है। आपको याद होगा एडी करंट, अगर ऐसा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो एडी करंट इसमें ऐसे पेनिट्रेट करके जाती है। अब आपने क्या कर रखा है, प्लेट्स लगा रखी है, एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, और हर प्लेट के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल लगा रखा है। तो एडी करंट को पेनिट्रेट होने के लिए कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही पेनिट्रेट होने की कोशिश करेगी, बीच बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल उसको पेनिट्रेट होने नहीं देगा, तो एडी करंट तो वैसे ही मिनिमाइज हो जाएंगी, तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं। हिस्टेरेसिस लॉस, अब मैं बता रहा हूँ, हिस्टेरेसिस लॉस है सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से हिस्टेरेसिस लॉस आपका कम होगा। आपको याद होगा हार्ड आयरन और सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन यानी उसका हिस्टेरेसिस लूप ऐसा आता था, और हार्ड आयरन जो होता है ये हिस्टेरेसिस लूप ऐसा आता था, और इस हिस्टेरेसिस लूप का एरिया ही बताता था इस बात को, इसका एरिया, इसके अंदर ये जो एरिया है यही एरिया बताता था कि मैग्नेटाइज करने में और डीमैग्नेटाइज करने में कितनी एनर्जी लगने वाली है। तो अगर इसका एरिया कम है, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस लूप अगर कम है, का मतलब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी कम लग रही है। जबकि अगर इसका एरिया ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ ज़्यादा है, तो इस मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी ज़्यादा लगने वाली है। ये ग्राफ आपको याद होगा, ये ग्राफ आपने H वर्सेस I ग्राफ प्लॉट किया था। अब ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आपको। तो सॉफ्ट आयरन के केस में हिस्टेरेसिस लॉस वैसे ही कम होता है, तो इसलिए ये वाला लॉस भी कम। कॉपर लॉस, तो कॉपर का तो वैसे ही रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ऑलरेडी आप कॉपर वायर यूज करें। अब आप सोचो अगर आप आयरन वायर से कॉइल बनाते तब कितना लॉस होता, तो वो लॉस आपको इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा लगता। तो आप कहते साहब हटाओ आयरन हटाओ, कॉपर की कॉइल लगाओ, तो ऑलरेडी कॉपर की लगाई रखी है, तो रेजिस्टेंस इसका वैसे ही कम होगा, तो लॉस ये भी कम होगा, और साउंड तो हल्की फुल्की प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा। यानी ये इतने तरह के हैं जरूर लॉसेज, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस हो नहीं रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतने तरह के लॉसेज ट्रांसफार्मर में होते हैं। अब ये थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, मैंने सोचा था मैं आपको चोक कॉइल के बारे में भी बताऊंगा, तो चोक कॉइल को मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा, और उसी वीडियो में मैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं उनको भी डिस्कस करूंगा, इसलिए उस वीडियो को मिस मत करिएगा। ट्रांसफार्मर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में चोक कॉइल आएगी, चोक कॉइल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बेसिकली मैं हल्का सा तो बता ही देता हूँ, चोक कॉइल कुछ नहीं, एक एलआर सर्किट होता है, ऐसा एलआर सर्किट जिसका आर नेग्लिजिबल होता है और एल बहुत हाई होता है। ऐसे सर्किट को आप चोक कॉइल की कहते हैं।
तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए। और आखिरी में फिर से आपसे कह रहा हूँ, वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, बच्चे सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। तो आप भी, सब्सक्राइब करने में पैसा तो लगता नहीं है ना, तो आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाने वाला है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ये ज़रूर हेल्प मिलेगी मेरे को। ठीक है, तो एनीवे दिस इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।